नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। आज हम बात करने जा रहे हैं भृगु संहिता के अंतर्गत सूर्य के अष्टम भाव में स्थित होने के कारण क्या फलादेश होंगे। यदि मेष लग्न हो, मेष लग्न का मतलब फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में 1 नंबर अगर लिखा हो तो इट मीन्स कि ये मेष लग्न है। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का अधिपति होता है या पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, इसलिए यह पंचम भाव का स्वामी होता है, पंचमेश होता है। पंचमेश होके ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अपने से चौथे स्थान में बैठा हुआ है। अगर यहाँ से गिनेंगे तो ये चौथा स्थान है, सुख भाव है, 1 2 3 4, इसका सुख भाव, पंचम का सुख भाव। चलिए जान लेते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि सूर्य जब अष्टम भाव में होता है तो अष्टम भाव अपने आप में सबसे नेगेटिव भाव होता है कुंडली का। सबसे नेगेटिव से मतलब अगर लघु बारेश्वरी की बात करें तो वहाँ पर इसको रंध्र स्थान कहा गया है, रंध्र स्थान कह के पुकारा गया है। तो जैसे लग्न कुंडली का सबसे पॉजिटिव भाव होता है, सबसे अच्छा भाव होता है, ऐसे ही अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, क्या सकारात्मकता है कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य पहली बात तो अपने स्थान से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि अपने मित्र के भाव में बैठा हुआ है। तो आप ये समझिए कि क्योंकि सूर्य और मंगल परस्पर मित्र होने के कारण अष्टम भाव को ये अच्छा कर देंगे। इट मीन्स कि अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे आयु का स्थान होता है, अचानक होने वाले लाभ का स्थान होता है, गुप्त ज्ञान का स्थान होता है, गुप्त रणनीति का स्थान होता है। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूर्य स्थित है, एक और नियम होता है। देखिए सूर्य का नियम होता है कि जहाँ पर भी सूर्य स्थित होता है तो ये मान लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की, जिसकी की कुंडली है, उसकी आत्मा उसी भाव में बसती है। आत्मा का कारक है ना ये, इसलिए अष्टम भाव के जितने भी कंटेंट्स होंगे उससे संबंधित ये सूर्य पॉजिटिव फल देने वाला होगा, उसमें विशेष रुचि रखने वाला होगा, या इंटरनली या अनकॉन्शियसली पैसिव रूप में। एक्टिव रूप में तो वो क्या दिखा रहा है, ये चंद्रमा दिखाएगा एक्टिव। कॉन्शियसली तो चंद्रमा कहाँ पर स्थित है वहाँ पे वो उसकी स्थिति होगी, लेकिन सामाजिक रूप से वो दृश्य होगा लोगों के लिए कि ये व्यक्ति ऐसा है जहाँ पे चंद्रमा स्थित होगा। मान लीजिए चंद्रमा अगर 10th हाउस में अगर स्थित है तो लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति तो प्रोफेशनली बड़ा डिवोटेड है। अगर चौथे भाव में स्थित है चंद्रमा तो वह आदमी कहेगा ये व्यक्ति तो बड़ा आलसी है या सुख को प्रायोरिटी देने वाला है। 9th हाउस में चंद्रमा होगा तो अरे ये व्यक्ति तो बड़ा भाग्यशाली है, ये चंद्रमा से संबंधित हो गई। लेकिन यहीं पे जैसे अगर सूर्य है तो सूर्य अगर लग्न में पहुंच जाए तो आत्मिक रूप से या फिर इंटरनली या व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति स्वयं को महत्व देने वाला होगा। और चौथे भाव में पहुंच जाए तो वो व्यक्ति सुख प्राप्त करने वाला होगा। 10th हाउस में पहुंच जाए तो वो अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला होगा। 7th हाउस में हो जाए तो वो पत्नी पे अधिक फोकस करने वाला होगा। देखिए अभी पिछले जब हमने 7th हाउस की में सूर्य की बात करी तो ये बताया था कि पत्नी एक विशेष मुद्दा होगा ऐसे लोगों के लिए। तो उसकी जो आत्मा बसती है वो पत्नी के प्रभाव में ही बसती है, पत्नी के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति सोच रहा है और उसमें ही इन्वॉल्व होकर रह गया है। तो 8th हाउस में या अष्टम भाव में जब सूर्य स्थित होता है तो इसका मतलब ये है कि अष्टम भाव के जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी मित्र राशि है तो पॉजिटिव कंटेंट्स ये एब्जॉर्व कर लेगा या उससे संबंधित फल प्रदान कर देगा। अष्टम भाव गुप्त शक्तियों का, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। ये एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करने वाले होते हैं, ऐसे बहुत विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, ऐसे लोग डिवोटेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। सीखना चाहें ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप तक ये चले जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक ये ज्योतिष को सीख लेते हैं। क्योंकि मेष लग्न में सूर्य जब अष्टम भाव में होता है तो अपनी मित्र राशि पे स्थित होता है। अचानक लाभ बहुत होते हैं लोगों को, अचानक घटनाएं बहुत होती हैं, नेगेटिव नहीं होगी। जैसे कि 8th हाउस एक्सीडेंट का भी होता है तो एक्सीडेंट जैसे इवेंट नहीं होंगे, लेकिन अचानक घटना का मतलब अचानक धन लाभ हो गया, अचानक शादी हो गई, अचानक
कोई अच्छी खबर मिल गई जिसमें कि लोगों को बहुत समय लगता है या बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इनको अचानक होने वाली घटनाएं इनके जीवन में बहुत होती है। अचानक नौकरी मिल गई, तो इस तरह की स्थिति अष्टम भाव के जितने भी कंटेंट्स है उसको ये बढ़ा देने वाला होगा। साधक होता है ऐसा व्यक्ति, साधना के क्षेत्र में बहुत डीप तक होता है, निराकार ब्रह्म का उपासक होता है, तो इनकी था पाना ऐसे लोगों की बड़ा मुश्किल होता है। अब पंचम भाव के जब सापेक्ष हम देखते हैं तो पंचम भाव के सापेक्ष ये अपने से सुख भाव में है और पॉजिटिव राशि पे है, अपनी मित्र राशि पे है, तो व्यक्ति ज्ञान, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगा। संतान की दृष्टि से ये संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि संतान का अष्टम भाव में जाना संतान के लिए संघर्ष दिखाता है, संतान को कोई बीमारी दिखाता है या प्रॉब्लम दिखाता है। संतान पक्ष को लेकर ये लोग चिंतित रहते हैं, संतान से ये बहुत सारे संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। पद की भी बात करें तो पद को ये महत्व ही नहीं देते ये लोग, पिता के लिए ये अच्छा नहीं होता है, तो पिता का जल्दी स्वर्गवास हो जाना ये स्थिति हो सकती है, पिता से अलगाव हो जाना ये स्थिति होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि पॉजिटिव राशि में है सूर्य, इसलिए पिता का बहुत सम्मान करते हैं। पिता से लाभ भी मिलता है इनको या तो प्रॉपर्टी मिलेगी पिता से, या तो एक फाइनेंशियली लाभ मिलेगा, कोई ना कोई लाभ मिलता है। सूर्य उपजाऊ भूमि का भी कारक होता है, तो हो सकता है कि खेत मिले, खेत और अनएक्सपेक्टेड मिले, जितना उम्मीद करते हैं उससे अधिक मिले, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। या कभी जब बांटने की बारी आती है तो पिता इनको विशेष रूप से कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। सूर्य 8th हाउस में अपनी मित्र राशि पे जब बैठा होता है, कोई भी ग्रह जब अपने स्वयं राशि पे होता है तो बहुत अच्छा होता है, मित्र राशि पे होता है तो उससे थोड़ा सा कम होता है, शत्रु राशि पे होता है तो खराब होता है, और अगर नीच राशि पे हो जाता है तो बहुत खराब होता है। ये मित्र राशि पे है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। सूर्य की 7वीं दृष्टि अपनी शत्रु राशि पर होती है, शुक्र की राशि होती है वृष राशि, और शुक्र सूर्य का शत्रु है, शुक्र सूर्य का शत्रु है, तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों परस्पर शत्रु हैं। तो जब ये सूर्य अपने मित्र के भाव में बैठ के और बलवान हो जाता है, तब ये अपने शत्रु भाव पर दृष्टि देके उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, सेकंड हाउस होता है धन संचय का, सेकंड हाउस होता है वाणी का, तो जितने भी सेकंड हाउस से संबंधित कंटेंट्स हैं उसको बिगाड़ेगा, वाणी कटु कर देगा। लोग बाग इस लोगों को बहिष्कार भी कर देते हैं कि वाणी बड़ी कटु है, किसी से भी कुछ भी बोल देना। ये सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ने के कारण ये इस तरह कराती है, और कुटुंब में भी इनकी बहुत ज़्यादा किसी से बनती नहीं है। कुटुंब का मतलब परिवार, पिता का परिवार या बाबा का परिवार। लघु पारश्री कहती है कि यदि त्रिकोण का स्वामी अष्टम में अगर पहुंच जाता है तो उसका शुभत्व समाप्त हो जाता है, तो शुभत्व तो समाप्त हो ही जाएगा सूर्य का। तो सूर्य के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, सूर्य के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उससे संबंधित नेगेटिविटी प्राप्त होगी। अगर सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो उस समय में होगी, अदरवाइज धीरे धीरे एक प्रभाव जीवन भर थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ही। शक्ति, बल, प्रभाव, धैर्य, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रदर्शन, प्रताप से संबंधित जितने भी कंटेंट्स होते हैं सूर्य के, और भी अन्य जो हम बात कर चुके हैं, जितने भी कंटेंट्स होते हैं उससे संबंधित ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे शक्ति की कमी होना, बीमार रहना, व्यक्ति का बीमार रह सकता है, बीमार होते हैं ऐसे लोग, प्रभावहीन होते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं सामने वाले को, धैर्य नहीं होता, अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को समय समय पर ठेस लगती रहती है, प्रदर्शन के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं, प्रदर्शन इनका या प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं होता जीवन में। सूर्य से संबंधित रोगों के बढ़ने की संभावना होती है। सूर्य से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे कि सिर से संबंधित समस्या, आँखों की रोशनी से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, गंजेपन की समस्या हो जाना, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो, या हड्डी से संबंधित जितनी भी ये है वो नेगेटिविटी प्रदान करेगा। स्पेशली पुरुषों की दाईं आँख और महिलाओं की बाईं आँख, सेकंड हाउस होता है, तो
सूर्य की नीच की दृष्टि है, तो आप ये मानिए कि सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो विशेष रूप से इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको गंभीर रूप से लेना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए सूर्य का अष्टम भाव में बैठना मेष लग्न होकर बहुत अच्छा सिम्टम्स होता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का कारक। मृत्यु पर सूर्य का बैठ जाना तो इट मीन्स कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग मृत्यु पे विजय प्राप्त करते हैं, तो रोग नाशक भी होते हैं, रोगों को समाप्त करने वाले होते हैं। तो इनके हाथ में शिफा होता है, जो पहुंच जाए मरीज वो सही होकर ही आता है। एक उम्र के बाद ऐसे लोगों की बहुत प्रसिद्धि होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इनको मिलेगी। कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ये भी कहते हैं कि जैसे हर ग्रह की एक उम्र होती है, उस उम्र के पश्चात ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होने लगता है। यदि कोई ग्रह नेगेटिव होता है, कुंडली में नेगेटिव दिखाई दे रहा होता है, तो उसका जो मेजर असर होते हैं उस उम्र तक होते हैं जब तक कि उस ग्रह की उम्र चल रही हो। उसके बाद उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभावहीन हो जाता है। देखिए, जब चर्चा चली है तो एक बार आपको बता देते हैं। प्रत्येक ग्रह की एक उम्र होती है, उम्र के साल होते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर का मानना ये भी है कि इसकी जब अपनी उम्र खत्म हो जाती है तो इसके बाद वो ग्रह, पर्टिकुलर ग्रह पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू कर देता है, लेकिन जब तक उसकी उम्र बनी रहती है तब तक वो पॉजिटिव प्रभाव देता नहीं है। जैसे सूर्य की उम्र 22 साल होती है, सूर्य की उम्र 22 साल होती है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि 22 साल के बाद पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू कर देगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि राहु भी ऐसे की कुंडली में खराब है, तो राहु की 42 साल होती है, तो फिर ये 42 साल की बाद प्रभाव देना शुरू करेगा, लेकिन 22 साल की उम्र की कैलकुलेशन से, जैसे 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, 22 इंटू 2 इजगल टू 44, 44वें साल से ये पॉजिटिव फल देना शुरू करेगा, या अथवा 44 साल के बाद पॉजिटिव फल शुरू करेगा देना सूर्य, जब राहु की उम्र निकल जाएगी। देखिए, चलिए बात चली है तो हम आपको बता देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत बड़े बड़े फलादेश इससे हो जाते हैं। ग्रहों की उम्र क्या होती है या साल क्या होते हैं, सूर्य के होते हैं, कहीं अगर राइट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सूर्य के होते हैं 22 साल, चंद्रमा के 24 साल, मंगल के 28 साल, बुध के 34 साल, गुरु के 16 साल, शुक्र के 25 साल, शनि के 36 साल, राहु के 42 साल और केतु के 43 साल। इस तरह से ग्रहों के साल होते हैं। तो उसकी उम्र जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये प्रभावशाली हो जाते हैं या अपना पॉजिटिव फल देना शुरू कर देते हैं। देखिए, डिपेंड, कभी कभी क्या होता है ना कि बात करते करते चीज़ें ध्यान आती हैं, तो संभव नहीं होगा कि हम हर चैप्टर में बताएं या हर वीडियो में ये सारी चीज़ें बताएं। तो कोशिश करें, अगर आप सीखने या जिज्ञासु छात्र हैं या ज्योतिष के छात्र हैं तो कोशिश करें कि जो भी एपिसोड चल रहे हैं, जो भी वीडियो चल रहे हैं, सबको देखने का प्रयास करें, क्योंकि कौन सी चीज़ किस एपिसोड में या किस वीडियो में दिमाग में आ जाती है ना, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद हमें आगे जाके हमें भी ध्यान नहीं होगी कि जब मेष लग्न के 8वें भाव में सूर्य की बात चल रही थी तो हम ये चर्चा कर रहे थे उम्र की। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट के आधार पर। सूर्य होता है लग्न का कारक, दशम भाव का कारक और नवम भाव का कारक। तो भाग्य के मामले में ये लोग थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव से ये 12th हाउस में स्थित है, भाग्य के 12वें भाव में जा रहा है, तो ये भाग्यशाली नहीं होते ऐसे लोग। इन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है चीज़ों के लिए, बड़ी मेहनत से मिल पाती हैं इनको चीज़ें। 10th हाउस या प्रोफेशन के हिसाब से लकी होते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से पॉजिटिव है, प्रोफेशनली सेटल्ड हो जाते हैं और जल्दी सेटल्ड हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन में भी सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये अपने से चौथा है, तो पद भी अच्छा मिल जाएगा, प्रोफेशन भी अच्छा मिल जाएगा। इस मामले में ये पॉजिटिव है, लेकिन भाग्य के मामले में अच्छे नहीं है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लग्न के सापेक्ष में देखें तब भी लग्न के सापेक्ष ये अष्टम भाव में एक्सीडेंट होंगे, उम्र की हानि नहीं कराता है, क्योंकि ये अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। रोग देता है, रोग हड्डी से संबंधित रोग दे सकता है, माइग्रेन से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है, नेत्र ज्योति से संबंधित समस्या दे सकता है। वो तो डेफिनेटली सीधे
राइट आइज में तो दे ही देगा। पित्त की समस्या दे सकता है, पित्त का कारक होता है सूर्य, पित्त से संबंधित समस्या दे सकता है। पित्त का मतलब अग्नि तत्व से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित, तो इससे संबंधित तो लग्न के सापेक्ष अच्छा नहीं होता। परफॉर्मेंस वाइज भी इनको बहुत फेम नहीं मिलता, या इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सूर्य की दशा में तो इनको डीफेम ही मिलेगा इनके किए हुए कार्यों का, तो इनको डायरेक्टली फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो अक्सर ही ऐसे लोग संघर्ष करते देखे गए हैं जब सूर्य अष्टम भाव में स्थित होता है और मेष लग्न होती है। मंगल की राशि है यहाँ पर, और सूर्य मंगल की राशि है यहाँ पर, मंगल अग्नि तत्व है, सूर्य स्थित है, सूर्य अग्नि तत्व है, इसलिए पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य अष्टम भाव में ओवरऑल अष्टम भाव के भी कंटेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं होते, केवल यहाँ पे ये पॉजिटिविटी है कि ये अष्टम भाव के कंटेंट्स को बढ़ा देता है या पॉजिटिवली बढ़ा देता है। तो अष्टम भाव के कंटेंट्स ऐसे कुछ होते नहीं हैं कि जिनको कि अगर ना बढ़ाया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसका समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तो उपाय यही है कि सूर्य का दान करें, सूर्य का मंदिर में दान करना चाहिए। एक्चुअली हम मंदिर में इसलिए भी बात कर रहे हैं बार बार क्योंकि यहाँ यह पंचम भाव का स्वामी है, तो पंचम भाव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी भाव होता है, इसलिए इसके ओर पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। इसलिए इसका संबंध हम मंदिर में दान करने से बताते हैं, जिससे कि ये 9th हाउस को रिलेट कर जाए। अथवा सीधे हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा पहन लें, तब भी बात बन जाएगी। गले में सूर्य का यंत्र पहन लें, तब भी बात बन जाएगी। किसी भी स्थिति में माड़ेक धारण नहीं करना है, माड़ेक नेगेटिव रोल प्ले करेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में वर्क करेगा। देखिए, सूर्य का कभी भी दान ना तो आप भिखारी को दे सकते हैं, मेहतर को नहीं दे सकते हैं। सूर्य का जब भी आपको दान करना होगा तो कोशिश करें आप मंदिर में करने की, 9th हाउस को क्लिक कराने की। अच्छा, प्रोसीजर भी होता है मंदिर में बाहर से नहीं देना, मंदिर में गेहूं के साथ या सूर्य के पदार्थ के साथ प्रवेश करना, ये सिद्धांत होता है। और वही जो हमने शायद लास्ट एपिसोड में भी बात करी थी आपसे, 43 डेज एक साइकिल होती है जब आप उपाय कर रहे होते हैं। जब उपाय वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था या सीरीज बताई थी तो उसमें हमने विस्तृत चर्चा करी थी इसके बारे में। एक सीक्वेंस होता है जिसमें 43 डेज अगर आप कर लेते हैं इस उपाय को तो ये पॉजिटिवली वर्क करता है और पूरी तरह से फल देने में सक्षम हो जाता है। तो 43 दिन आपको उपाय करना चाहिए जब भी आप कोई सा भी उपाय करते हैं उसके पूर्ण फल प्राप्त करना है। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य अष्टम भाव की। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य 9th हाउस की। जब मेष लग्न हो तो 9th हाउस में सूर्य बैठा हो तो क्या फल होगा। चलिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।